Federalism is not about states' right. It is about dividing power to better protect individual liberty. तो ये जो एलिजाबेथ का कोट है हमारा, इसका मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, अपनी समझ को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो अब्राहम लिंकन जी ने एक चीज कही थी कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि गवर्नमेंट जो होती है क्या होती है, लोगों की एम्प्लॉय होती है। किसके द्वारा चुनी जाती है? बाय द पीपल। किसके द्वारा चुनी जाती है? बाय द पीपल। और उसमें किसके लिए काम करती है? फॉर द पीपल। मतलब जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है कौन होता है? पीपल होते हैं, लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो गवर्नमेंट होती है जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। और एक डेमोक्रेसी में हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में जो केंद्र बिंदु होता है हर एक चीज का, वो कौन होता है? वहां की जनता, मतलब पीपल। कि हर कोई काम जो करती है लोग, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए करती है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होगी, ऐसी जो पॉलिटी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो यूनिटरी स्ट्रक्चर हो, वो उनके बीच में जो डिवाइड होंगे राइट्स, वो उनके लिए नहीं होंगे, वो किसके लिए होंगे? इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ रहेगा? हमेशा केंद्र में रहेगा। और यही कहीं ना कहीं एलिजाबेथ के कोट का मतलब है कि फेडरलिज्म स्टेट्स के राइट नहीं है, स्टेट्स के राइट नहीं है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है कि राइट को डिवाइड किया गया है कि वो लोगों के लिए अच्छे से काम करे। ये यहाँ पे कोट का मतलब है। ठीक है, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप सभी को पता है हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी टेंडेंसी देखी जाती है हमारे यहाँ पे, और आर्टिकल 1 में भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये क्या चीज है, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा और एडिटोरियल में हम ये चीजों को समझेंगे। तो ये जो एडिटोरियल है इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके CAPF एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार सेंटर और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये एडिटोरियल लेके आया हूँ। और एडिटोरियल के जो राइटर हैं वो कौन है? हमारे करंट CJI हमारे DY चंद्रचूड़ जी ने ये एडिटोरियल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। तो एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहले यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस क्या होता है लोगों के लिए। तो आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस क्या होता है। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, DPSP हैं कि स्टेट को कैसे लॉ बनाने चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेवेंस है अल्टीमेट है, हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पे हम फेडरल पॉलिटी की बात करें, क्योंकि हमारा जो एडिटोरियल है वो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा है। अब फेडरल पॉलिटी की बात करें तो जो राइट्स वगैरह हैं, जो ड्यूटीज वगैरह हैं, जो डिवाइड है, वो भी कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो रिलीवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो अल्टीमेट है। ठीक है, अब जब फेडरलिज्म की बात है, ये तो फेडरलिज्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके अंदर क्या बता रखा है कि फेडरलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां पे सेंटर और स्टेट अलग अलग हैं। ठीक है, सेपरेट स्टेट्स अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम विद सेपरेट स्टेट्स अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट जो है सेंटर से अलग है लेकिन इसके अंदर ही है। ये क्या चीज हुई? चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो देखो क्या होता है हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे एक सेंटर है और अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, इनके जो राइट्स हैं, कि ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी काम करती है, स्टेट जो होती हैं, लेकिन कभी कभी ये अंडर हमारे सेंटर के भी काम करती है। तो इसी को कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। कि जहां पे स्टेट एज अ सेल्फ रूल भी काम करती हैं, सेल्फ सस्टेन भी काम करती हैं, और शेयर्ड रूल भी काम करती है, कि यहाँ पे पावर को शेयर भी किया जाता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए कि देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर के पास हमारे यहाँ पे एक लिस्ट है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सेवरल टास्क होंगे जो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। सेवरल टास्क होंगे जिसको कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कुछ जो काम है दोनों मिलके करेंगे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, जहां पे सेंटर और पावर
सेंटर और स्टेट की पावर डिवाइड होती है, उसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहां तक हम फेडरल पॉलिटी तक पहुंचे कैसे? देखो, यहां तक समझने के लिए हमें थोड़ा अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा अलग है। जो यूएस का फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारा इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अलग है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग था, उनका बैकग्राउंड अलग था। अच्छे से समझेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो कैसा था कि हम जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सेवरल जो स्टेट थे, जो हमारा इंडिया था छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, सक्सेशनिस्ट की टेंडेंसी थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी ने, उन्होंने बोला कि यूनियन टर्म को भाई ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 1 याद है, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, फेडरलिज्म तो नहीं लिखा हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। तो अंबेडकर जी ने बोला यूनियन टर्म को भाई ऐड करो। तो यूनियन टर्म कहीं ना कहीं किस चीज पे एम्फसाइज करती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो स्टेट है, हमारा जो यूनियन है बेसिकली वो अनडिस्ट्रक्टेबल है। कि ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का मन करे कि भाई अब मैं यहाँ इंडिया में नहीं रहूंगा तो यहां से निकल के चला जाएगा, नहीं, हमारा ये यूनियन स्ट्रांग है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा लेजिस्लेटिव डिवाइड को भी देख लेते हैं कि हमारा जो हमने अभी देख लिया सेंटर ऑफ पावर की डिवाइड है, तो ये कहां पे डिवाइड है? देखो, 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। 7th कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, जिसमें एक यूनियन होती है, एक स्टेट होती है, कंकरेंट होती है। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कौन रूल बनाता है, उस पर कौन वो करता है, गवर्न करता है? यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हुए हैं उन पे जो एक्ट बनाता है, जो रूल बनाता है, वो कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और जो कंकरेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं उस पर कौन बनाता है? ये दोनों मिलकर बनाते हैं। और अगर इनमें डिस्प्यूट हो जाता है तो जो यूनियन ने बनाया वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर है जहां पे हमने स्टेट को इंडिपेंडेंस भी दे दी और स्टेट को हमने एक यूनियन बाउंडेशन के अंदर बांध भी दिया। ठीक है, कि स्टेट जो है अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका रूल हमेशा प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बताया। और बेसिकली हमने एक जो होता है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना, कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल है, उससे कहीं ना कहीं अवॉइड करा है। यही यहां पे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब फेडरल स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम एक जजमेंट से समझ सकते हैं, केशवानंदा भारती केस। तो जो केशवानंदा भारती केस था उसके अंदर जो अल्टीमेट चीज निकल के आई थी वो क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट है उस पर अमेंडिंग पावर रहती है, वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन केशवानंदा भारती केस ने बोला, देखो यहां पे समझने से पहले एक चीज और समझो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे ऊपर फोकस करता है? डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन हमने अभी समझा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको अमेंड करके तो वो उसको अथॉरिटेरियन स्टेट बना सकती है या नहीं बना सकती? देखो, बना सकती है बिल्कुल। तो यही जो रोल है केशवानंदा भारती केस का आता है कि केशवानंदा भारती केस जो कि एक जुडिशियल इंटरवेंशन है, जुडिशियल एक चमत्कार मानो, कि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? हमारा फेडरलिज्म, कि हमारी जो फेडरल पॉलिटी है जहां पे स्टेट पे अपने खुद के राइट्स हैं, स्टेट पे थोड़ी इंडिपेंडेंस है, उसको अमेंड नहीं कर सकता हमारा पार्लियामेंट। यही क्या है? यही है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आया? अब चलो, अब देखते हैं कि हमारा और यूएस के फेडरलिज्म में फर्क क्या है। देखो, हमारा ये यूएस का पहले देखो, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो यूएस में क्या है, जो स्टेट है वो लीगल बाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, स्टेट पे वहां पे बहुत ज्यादा पावर रहती है, वो चाहे तो सेंटर को वियोलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया यूनिटरी है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? यूनिटरी है। कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिटरी है, मतलब यूनियन बना के रखता है वहां पे। और ये जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी को बेसिकली यूनिटरी स्ट्रक्चर कहते हैं, कि कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली जो सेंटर है वही जीतेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे टाइम टू टाइम देखो कोर्ट वगैरह हो गए, ये सारी चीज बताते रहते हैं
कि भले ही हमारा ये यूनिटरी स्ट्रक्चर है, ये लड़ाई चलती रहती है, आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि गवर्नर ने ये कर दिया, गवर्नर ने वो कर दिया, ये वाला एक्ट आया तो सेंटर दूसरा एक्ट लेके आ गई, ये सारी चीज भले ही होती हो, लेकिन टाइम टू टाइम कोर्ट जो है वो बताती रहती है कि भाई जो ये जो स्टेट है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब सेवरल मैटर हैं, सेवरल जो मैटर्स है जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में है, वो अल्टीमेटली किसका राइट है, वो स्टेट का राइट है। ठीक है, अभी एक लिक्वर वाला केस आया था, हमने डेली डिस्पैच में भी डिस्कस करा था, वो यहीं से वो इसी का एग्जाम्पल है एक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं यूनिटरी है। कौन सी चीज यूनिटरी बनाती है? देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस, कि हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कुछ रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर्स है। रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? जिसपे सेंटर सिर्फ जो होती है वो लॉ बनाती है। ठीक है, जो स्टेट के अंदर नहीं आता, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता, बेसिकली वो रेसिड्यूरी पावर है। जो लिस्ट में नहीं आता, बेसिकली इसको ऐसे समझो आप कि जो 7th शेड्यूल की लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, कोई अल्टीमेटली अलग से कुछ निकल के आ गया, जो लॉज में डिवाइड नहीं हुआ अभी तक, वो रेसिड्यूरी पावर में आ जाता है। और उस पर कौन लॉ बनाता है? उसमें जो सेंटर गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर हो गई, ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, लेकिन भले कितना भी यूनिटरी स्ट्रक्चर हो, बैलेंस ऑफ पावर हमेशा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करके रखता है। नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखो क्यों ये बैलेंस स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना जरूरत है, क्यों हमें स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, और ये डाइवर्सिटी में अगर यूनिटी को मेंटेन करना है तो इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ेगी। यही रीजन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट लेके आया, कि ये स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएगी, कि उसको पता होगा कि ये मेरे राइट्स हैं, इस पे से मैं लॉ बना सकता हूं। लेकिन स्टेट को राइट प्रोवाइड कराते टाइम उसने ये भी ध्यान रखा कि इसको यूनिटरी फाउंडेशन में भी बांधना है, इसलिए यहां पे कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इमरजेंसी पावर और रेसिड्यूरी पावर लेके आए, कि भले ही स्टेट के पास इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, लेकिन वो यूनियन से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है पावर है, ये कैसे मेंटेन करी? देखो, हमने देखा था पार्लियामेंट के पास क्या है, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है यूनियन। ठीक है, पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, तो पार्लियामेंट अमेंड करके तो ये स्टेट जो मैटर्स हैं इसको भी चेंज कर सकती है, कि कोई पर्टिकुलर मैटर्स है इसको वहां से निकाल के कहीं और डाल दे, कुछ और चीज है जो स्टेट के फेवर में जा रही है उसको अमेंड कर दे, ये भी कर सकती है। तो यहाँ तो स्टेट की ऑटोनॉमी खतरे में आ गई। लेकिन नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे अमेंडिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसमें ऐसे जो स्ट्रिंजेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करा रखे हैं कि जो स्टेट को इंपैक्ट करती होगी वहां पे स्टेट से सहमति लेना भी जरूरी होता है। आप अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अमेंडिंग पावर में आर्टिकल 368 के अंदर ये जो स्ट्रिंजेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये दिए गए हैं, कि अगर कोई भी, देखो, कोई भी अगर ऐसा मैटर है जो पार्लियामेंट में आता है जो स्टेट को इफेक्ट करेगा, ठीक है, स्टेट को इफेक्ट करेगा या फेडरल पॉलिटी को इफेक्ट करेगा, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, प्लस हाफ जो स्टेट लेजिस्लेटर है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो जो बिल है वो बिल पास हो पाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है अमेंडमेंट के, ये प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो स्टेट के जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर में गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नर का जो रोल है, बेसिकली ये तो बहुत न्यूज में रहता है, हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नर है वो जो स्टेट को परेशान करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भले ही जो गवर्नर है वो अथॉरिटेटिव होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसको भी सबऑर्डिनेट किया जाता है स्टेट के। कैसे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नर होता है वो सबऑर्डिनेट होता है स्टेट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट गवर्नमेंट के? देखो, ऑर्डिनेंस की पावर देखो कि जो गवर्नर होता है उस पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस वो कब करता है, ऑर्डिनेंस कब वो निकाल सकता है? जब स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो वर्किंग ना हो, वो कार्यरत ना हो, तब वो जाके ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। तो यही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है
कि जो गवर्नर की पावर है वो पार नहीं है, इक्वल नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के, क्योंकि जब स्टेट लेजिस्लेचर काम कर रही होती है, जब वो हाउस में होती है, तो जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकता। ठीक है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नेक्स्ट यहां पे डिस्कस किया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखो फेडरलिज्म का मोटिव क्या था, हमने स्टार्टिंग में हमारे कोर्ट में देखा था कि एलिजाबेथ ने बोला था फेडरलिज्म का मतलब है कि लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना, पावर को डिवाइड किया गया लोगों के लिए, ना कि स्टेट के लिए। तो यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट उभर के आया 1977 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। एलिजाबेथ का कोर्ट याद करो और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को याद करो, दोनों चीज कहीं ना कहीं अलाइन करती है कि यहां पे एम्फोसाइज किया गया कि जो यूनियन और स्टेट है उनको कोलैबोरेटिवली वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही मतलब है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है, लेकिन क्या ये जो फेडरलिज्म है एक समान है सब स्टेट्स के लिए, एक समान है, सिमेट्री है हमारे फेडरलिज्म में? बिल्कुल नहीं है। हमारा जो फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक कैसे है, देखो ये आपके जो है पेपर 1 में भी आ सकता है। असिमेट्रिक क्यों है और कैसे है, देखो हमारे यहाँ पे जो सेवरल स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, विदर्भा रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट को अलग अलग आर्टिकल के थ्रू अलग अलग जो सुविधाएं हैं, जो एक्सक्यूजेज हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, छूट प्रोवाइड की गई हैं। हमने देखा था आर्टिकल्स वगैरह में, हमने ये अपने डेली डिस्पैच में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो फेडरलिज्म है ये कहीं ना कहीं असिमेट्रिक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट स्टेट जो है उनका डिफरेंट यूनिक रिलेशन होता है यूनियन के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर डाइवर्सिटी। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ये जो डाइवर्सिटी है इसको इसके अकॉर्डिंग ही हमें डील करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक एसआर बोमाई केस आया था। एसआर बोमाई केस क्या था, उससे पहले उसके बाद का यहाँ पे डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसआर बोमाई केस क्या था। देखो एसआर बोमाई केस में क्या हो रहा था कि जब इसके आने से पहले क्या हो रहा था, प्रेसिडेंट जो रूल होता है, प्रेजी जो रूल होता है, वो फ्रीक्वेंटली स्टेट में लगाया जा रहा था अपोजिशन वाले स्टेट में, कि लेट्स से सेंटर में कोई ए पार्टी है, स्टेट में बी पार्टी है, थोड़ा सा ऑर्डर नहीं माना, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था प्रेसिडेंट रूल। ऐसा लग रहा था कि स्टेट के पास कुछ नहीं है और जो हमारी ऑटोनॉमी दे रखी है स्टेट को वो एकदम खत्म हो चुकी है। तो उस टाइम में एसआर बोमाई जजमेंट आई थी और इसने कहीं ना कहीं जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको अपहेल्ड करा था, मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल उससे बचाया था। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ये हुआ था एसआर बोमाई केस में। तो इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो एसआर बोमाई केस से पहले वाला जो एरा था उसको सेंट्रीपेटल एरा कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सेंटर को फेवर किया जा रहा था कि सेंटर की नहीं मानी प्रेसिडेंट रूल। लेकिन बाद में सेंट्रीफ्यूगल एरा आया, क्योंकि उसके बाद स्टेट की ऑटोनॉमी को अपहेल्ड किया गया। अब यहां पे गवर्नर की बात करते हैं। हमें पता है गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर उस पर पावर रहती है बिल से रिलेटेड, और इसी बिल इसका जो मिसयूज करते हैं वो हिंडर करता रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है, स्टेट को ऑटोनॉमी मिली है। कैसे समझेंगे, देखो गवर्नर के पास जब कोई बिल आता है पास होने के लिए, जैसा हमारा सेंटर के पास पार्लियामेंट होती है वैसे स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जैसे वहां पे बिल पास होता है वैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आता है, वहां पे गवर्नर के पास आता है। जब बिल गवर्नर के पास आता है तो उसके पास 3 चॉइसेस रहती है, या तो वो उसको असेंट दे दे, या तो विदहोल्ड कर दे, या उसको वापस भेज दे रिकंसीडर करने के लिए, और चौथी रहती है कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। ठीक है, यहाँ पे 3 दे रखी है, लेकिन चौथी भी हमारे इसमें दे रखी है हमारी इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट जो कोर्ट का रूलिंग आया उसने बताया कि देखो असेंट दे दिया ठीक है, अगर तुमने विदहोल्ड कर दिया, तो ये जो विदहोल्ड की पावर है ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है, वीटो नहीं है, गवर्नर के पास वीटो नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास होता है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब अपना वीटो जो है पॉकेट में बिल रख लिया और भूल गए उसको, ऐसे टाइप में उसको वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं उसे। तो वीटो पावर जो है वो गवर्नर के पास नहीं रहती। अगर उसके पास कोई बिल आया तो वो विदहोल्ड नहीं कर सकता इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, कि हमेशा के लिए विदहोल्ड नहीं कर सकता, कि कोई बिल आया उसको वो पास ही नहीं कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को इरोड कर देगा, जो स्टेट है उसकी ऑटोनॉमी को इरोड कर देगा। तो अभी जो रिसेंट जजमेंट आई उसमें बोला कि अगर कोई बिल आता है और जो गवर्नर है उसको विदहोल्ड करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा वो रिकंसिडरेशन के पास जा रहा है।
अब वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजेगा। अब रिकंसिडरेशन के बाद क्या होता है कि गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं रहती। गवर्नर ने विद होल्ड करा, ठीक है, होल्ड करने के बाद सर्टेन पीरियड के बाद वो रिकंसिडरेशन के लिए चला जाएगा। रिकंसिडरेशन में क्या होता है कि जो बिल होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस जाता है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस पर रिकंसिडर करते हैं कि भाई कोई कमी वगैरह है। ये अपने आप में बहुत वो रहता है, इस पावर रहती है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, रिकंसिडर करके दोबारे गवर्नर के पास जाता है। लेकिन इस टाइम गवर्नर को उसको असेंट देनी ही पड़ती है या रिजेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्टली उसको डिसीजन लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म है उसको मजबूती मिली है, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है। अब दोबारा से एलिजाबेथ का कोट को याद करो, किस लिए था फेडरलिज्म? लोगों के लिए। तो अभी जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी तो जो फेडरलिज्म है उसका टेस्ट होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है कि मोल्ड करता रहता है, लिविंग एक डॉक्यूमेंट कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों कहते हैं? कि टाइम टू टाइम अपने आप को खुद ही अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पे देखो एआई आ रहा है, डाटा प्राइवेसी आ रहे हैं, ये सारी जो नई नई चीजें आ रही हैं, इनसे टैकल करने के लिए आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें हमें पे क्या है, प्राइवेसी राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। प्राइवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट। तो ये क्या चीज है? ये तो लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये नए चैलेंजेस आए, नए चैलेंजेस को डील करने के लिए हमने नया तरीका निकाला, ठीक है। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फेडरलिज्म की कैपेसिटी कब मेजर होगी? जब वो होल्ड कर सके डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, डिग्निटी को, फैटर्निटी को, मतलब जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारे लिए, उसको जब अपहोल्ड कर सके तो तभी फेडरलिज्म का जो ट्रू कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेजर होगी। एलिजाबेथ का कोट याद करो, सेम वही चीज है, ठीक है, ये चीज है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है, अब ये फेडरलिज्म का लिटमस टेस्ट है कि अब जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, मॉडर्न डे की जो रियलिटी के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करेगा, यही बेसिकली टेस्ट है। और टैकल करने का देखो एक ही तरीका है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यही एक तरीका है। क्योंकि अगर आपस में लड़ाई करते रहे तो कभी कुछ नहीं होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमेशा विन करेगा। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हमारी कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेसी में कौन सेंटर में रहता है? पीपल। तो जो तुम्हारी पावर है, फेडरल की पावर है, वो तुम्हारा सेंटर और स्टेट में लड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारे राइट को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए ये पावर है। तो इसको हमारी जो गवर्नमेंट है उसको समझना पड़ेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो रियल में डेमोक्रेसी बन सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडियोलॉजी अच्छे से समझ आया होगा और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की थोड़ी कोशिश करना, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़े प्रेजेंट करने की कोशिश करना। और 2016 का एक क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लो कि इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये वही है, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको फेडरलिज्म उससे रिलेटेड पॉइंट जो है थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ARINAP, एरिन एपी क्या चीज है? ये बेसिकली एरिन एपी, तो क्यों मैंने यहां पे दिया, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए CAPF के पेपर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन, मतलब यहां से तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कि कोई हमने इनिशिएटिव लिया हो, कोई हमने कुछ ज्वाइन किया हो और वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के हमें दे देगा, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे CAPF में। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने ज्वाइन करा है स्टीयरिंग कमेटी को। किसकी स्टीयरिंग कमेटी? स्टीयरिंग कमेटी एरिन एपी की। एरिन एपी बेसिकली है क्या चीज, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। एरिन एपी क्या चीज है थोड़ा सा समझते हैं, फिर अपना डिस्कशन में अंदर चलते हैं। देखो एरिन एपी क्या है कि हमें पता है कि क्राइम से जो प्रोसीड आते हैं, मतलब जो काला धन होता है, बेसिकली जो सही पैसा नहीं होता, क्राइम का प्रोसीड मतलब छीना झपटी करके जो पैसा ले लिया, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा हो गया, या जो जितना भी क्राइम करके पैसा आता है, जो गलत काम करके जो पैसा आता है, उन सब पैसे को कैसे निपटना है, उन सब पैसे को वापस कैसे करना है, उनको कम कैसे करना है, वो एरिन एपी का काम होता है। एपी मतलब एशिया पैसिफिक। ये मैंने एकदम लेमन लैंग्वेज में बताया एरिन एपी का काम क्या होता है, कि जो गलत काम करके पैसा आता है उसको कैसे टैकल करना है, वो एरिन एपी का काम है। और इसी एरिन एपी की स्टीयरिंग कमेटी को हमने ज्वाइन करा है, ठीक है। एरिन एपी आती है किसके स्ट्रक्चर के अंदर? कैरिन के अंदर। ये सारी चीज अभी समझ आएगी, डरो मत, सब समझ आएगी। बहुत टफ टर्म लग रहे हैं, बहुत इजी चीज है। एरिन एपी समझा, काले धन को रोकने के लिए एक मेजर है हमारा एरिन एपी, और इसकी स्टीयरिंग कमेटी को हमने ज्वाइन करा इंडिया ने। इंडिया में किसने?
ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने सॉरी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने, और जो एरिन एपी है किसका पार्ट है? कैरिन का। कैरिन क्या चीज है इसको भी देखेंगे। यही काले धन को रोकने के लिए एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है कैरिन। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एरिन एपी की पहले फुल फॉर्म देखो क्या होता है। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। ठीक है, एरिन एपी क्या है? इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक में एसेट रिकवरी का नेटवर्क है। कौन से एसेट रिकवरी करेंगे? काले धन वाले, काला पैसे से जो आता है, गलत काम करके जो पैसा आता है उसको रिकवरी करने के लिए जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? एरिन एपी। एशिया पैसिफिक का जो नेटवर्क है काले धन को रिकवर करने के लिए उसे क्या कहते हैं? एरिन एपी। ठीक है, एरिन एपी। या समझ आया क्या चीज है? ठीक है, अब इस एरिन एपी के अंदर आते कौन है? देखो, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है कंट्रीज की एशिया पैसिफिक के अंदर, वो सारी किसके अंदर आएगी? एरिन एपी में। और इंडिया ने अभी क्या करा है? इंडिया ने स्टीयरिंग कमेटी को ज्वाइन करा है एरिन एपी की। इंडिया में किसने? हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी ईडी ने। ठीक है, समझ आया। और ये जो एरिन एपी है किसका पार्ट है? ये पार्ट है कैरिन का। क्या चीज है कैरिन? कैरिन एक, मान लो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी जो ये एसेट रिकवरी वाली जो एजेंसी है वो आती है। उसमें से एक एरिन एपी है, उसमें से एक एरिन एपी है। और कौन कौन है? एरिन CWA, एरिन EA, एरिन SA और RRAG, रेड रेक्यूप्रो। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये याद करो एरिन एपी। इतना फालतू याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखो और अपने आप को डायरेक्ट करो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पेपर क्लियर हो। ठीक है, तो हमने समझा कैरिन क्या चीज है? एक अम्ब्रेला एजेंसी है जिसके अंदर बहुत सारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो काला धन रोकने के लिए ब्रॉड लेवल पे है वो सारी एजेंसीज आती हैं, जिसमें से एक एरिन एपी भी आती है। ठीक है, अब एरिन एपी के बारे में जानते हैं। एरिन एपी में टोटल 28 मेंबर है। जुरिडिक्शन मतलब कि कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं ना कि जो यूएन के सारे मेंबर क्या इसके मेंबर है, तो नहीं भाई, यहाँ पे तो 28 मेंबर दे रखा है। तो इस 28 को याद रखो ना रखो, ये याद रखना कि इसके अंदर जो है यूएन के सारे मेंबर नहीं आते। ठीक है, तो 28 मेंबर इसके अंदर आते हैं, 9 ऑब्जर्वर हैं। डेटा कभी याद नहीं रहता, ब्रॉडली हमें याद रखना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लो। ऑपरेशन क्या है? इसके अंदर स्टीयरिंग कमेटी है जो हमने अभी ज्वाइन करी है, और यही बेसिकली क्या करती है? यही सारी चीज मैनेज करती है। और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर कौन से आते हैं? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और फाइनेंशियल एजेंसी, और हमारी ईडी ने ये ज्वाइन करा है अभी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन किसके साथ करती है? हमने देखा था कैरिन जो एक अम्ब्रेला एजेंसी है, ग्लोबल नेटवर्क है सिमिलर रीजनल बॉडीज का, वो है कैरिन। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल लेवल पे कैरिन है, उसके अंदर अब रीजनल लेवल पे जाते हैं तो एरिन एपी है हमारा, वो आती है, और बहुत सारी एजेंसी और आती है, एरिन CWA, EA, SA और RRAG। रोल बेसिकली क्या है एरिन एपी का? देखो, इनफॉर्मल नेटवर्क है, इसको थोड़ा याद रखना कि भाई ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है, ट्रेस करती है, फ्रीज करती है, और जो भी एसेट होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी से निकाले गए उनको वापस करती है, मतलब रिकवरी का काम करती है। लेकिन ये इनफॉर्मली काम करती है, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली काम करती है। एक्सचेंज वगैरह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। मतलब क्या हो गया? मतलब बेसिकली ये हो गया कि हमारे यहाँ पे ईडी ने ज्वाइन करा। अब इंटरनेशनली जो ये जो क्रिमिनल प्रोसीड्स होते हैं, जो क्राइम करके पैसा लिया होता है, इंटरनेशनली जो होता है कि हमें पता है रैकेट्स वगैरह, हवाला वगैरह चलता है, तो ये इंटरनेशनली जो चीज चलती है ग्लोबल लेवल पे, वहां पे ये एजेंसी काम आती है। हम इनफॉर्मली होता है भले ही, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं पर्टिकुलर एजेंसी से कि XYZ ने ये काम करा है और वहां पे ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल नेटवर्क पे इस क्राइम से जो पैसे कमाए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने का, उसको रिकवर करने का एक एफर्ट है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? देखो, जब इनफॉर्मल है तो हेडक्वार्टर होगा कहाँ से? हेडक्वार्टर इसका नहीं है। जो इसके मेंबर्स हैं वो इनफॉर्मली कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रेसिडेंसी होती है, प्रेसिडेंसी मतलब कि इनकी मीटिंग वगैरह होती है एनुअली, उसमें एक प्रेसिडेंट रहता है, वो सारी चीज होती है। एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है। और इंडिया कब करेगा? इंडिया करेगा 2026 में। तो ये जो हमारा एरिन एपी है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके CAPF में, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। आई होप सब समझ आ गया होगा क्या क्या पर्पस होता है, क्या चीज होती है। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, और इसको प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दो, तुम कमेंट नहीं करते गंदे बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। ठीक है, एरिन एपी
के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, तुम्हें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, ठीक है, करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, एरएनएपी में 28 मेंबर होते हैं, हमें भैया ये याद नहीं है, भूल गए हम, ठीक है, क्योंकि जब तक पेपर आएगा ये सारी चीजें तुम भूल चुके होगे, तुम्हें मोटा मोटी सारी चीज याद रहेंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज तुम्हें करनी है। मल्टीपल ऑब्जर्वर होते हैं, पता नहीं, चलो छोड़ो, नहीं पता। दूसरा देखो नेटवर्क फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, हमें ये तो याद रहेगा, ठीक है, ये याद रहेगा कि एरएनएपी ईडी ने ज्वाइन करा था स्टेयरिंग कमेटी पे, और उसमें ये था कि इंडिया से बाहर भी कुछ क्राइम के जो प्रोसीड होते हैं वो हम करते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन तो होगा, ये ठीक है, ठीक है, दूसरा हम श्योर होंगे, तो जो दूसरा नहीं है उसमें काट दो, ठीक है। डिसीजन मेड बाय एरएनएपी आर लीगली बाइंडिंग, तो अब तुम्हें याद आएगा कि सर ने बोला था कि नहीं नहीं ये तो कॉल करके बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके दाऊद ने यहाँ से कुछ ऐसे करके पैसे भेजे हैं, उसको पकड़ो, क्योंकि फॉर्मल तो इनका नेटवर्क है नहीं, हेडक्वार्टर है नहीं, कॉल पे ही बात चलती है, तो नहीं भाई लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, तो जो तीसरा है उसको भी काट दो, ठीक है। अब बच गए दो। अब एरएनएपी फंक्शन अंडर द ओवरसाइट ऑफ यूएन, यूएन कहां से, ये तो इनफॉर्मल है भैया, यूएन नहीं, ये तो इनफॉर्मल है, तो तुम्हें याद आएगा ये भी कि तीसरा और चौथा तो गलत है, तो इसको भी काट दो, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, ए, और ए आ गया, पहला और दूसरा तुम्हारा सही है, तो मतलब ये भी ठीक है, समझे। ऐसे करके तुम्हें कुछ पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये पेपर क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री पहले भी हम 1 अक्टूबर में शायद हमने डेली डिस्पैच डिस्कस करा था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और इसको रिफाइन करके लेके आया हूं मैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को, क्योंकि ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो देखो ये जो, और ऐसे तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 बार मैंने देखे हैं ऐसे। एक में तो पूछा था कि आईआईपी करके 3 इंडेक्स दिए थे, उसमें पूछा था कि कौन सा इफेक्टिव वाला है, तो वो सारी चीज ऐसे टाइप में पूछा था कुछ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडिया में 8 कोर सेक्टर होते हैं। इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर हैं, अभी बेसिकली करंट में न्यूज में क्या है कि इंडियाज 8 कोर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि हमारे जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं उनमें जो 40% आउटपुट देता है, वहीं ना कहीं वहां पे ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, इन द इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कितना ड्रॉप आ रहा है तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे अभी ड्रॉप आ रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला कि ये क्या चीज होती है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि इसे निकालता कौन है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तुम्हारे यहाँ पे इंडिया में कैसे काम कर रही है उसका ये इंडेक्स है, इसके अंदर 8 इंडस्ट्री आती है, 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज आती हैं, जो बेसिकली 40% जो हमारी इंडस्ट्रीज का आउटपुट है वो कहीं ना कहीं मेजर करती है, ये यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, ठीक है। तो आईसीआई निकालेगा कौन, हमारा इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है इंडस्ट्री ऑफ कोर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 8 हमारी कोर इंडस्ट्री, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी सीएपीएफ में भी बनेंगे, यूपीएससी सीएससी में भी बनेंगे। अभी तक तो सीएपीएफ में यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सीएससी में आ चुका है। और सीएपीएफ की एक टेंडेंसी रहती है कि जो सीएपीएफ में, सीएससी में जो यूपीएससी वाला जो है सिविल सर्विसेज, इसमें जो क्वेश्चन आ रखा है वहां से वो क्वेश्चन निकालता ही निकालता है, ये टेंडेंसी है वहां तुम्हारे सीएपीएफ एग्जाम की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है, तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसकी भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है इसको पहले रट लो, ठीक है। कोल हो गया, कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस हो गई, स्टील हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। ये हमारी कोर इंडस्ट्री है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा तरीका है कि तुमने बल्ब जलाया, बल्ब, बल्ब से क्या बनी, बल्ब किससे आया, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, कोल से आती है, तो ये दोनों चीजें हमारी कोर में आ गई, ठीक है। तुमने निकाली फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में डाला तेल, तेल किससे आता है, क्रूड ऑयल से आता है। उसके बाद मोटरसाइकिल किससे बनती है, स्टील से बनती है, तो ये दोनों चीज भी तुम्हारी किस में आ गई, कोर में। फिर तुम अपने मोटरसाइकिल से गए खेतों में, वहां देखा तुमने किसान डाल रहा है फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर डाल रहा है, और किससे डाल रहा है फर्टिलाइजर, एक रिफाइनरी प्रोडक्ट से। एक रिफाइनरी प्रोडक्ट बेसिकली प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट से डालता है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट ये किस में आ गया, फिर
ये भी आ गया हमारे किसमें, ये भी आ गया हमारे किसमें, ये भी आ गया हमारे कोर इंडस्ट्रीज में। उसके बाद तुम अपने घर गए, घर में देखा सीमेंट पड़ा हुआ था, और सीमेंट के साथ साथ वहां पे कुछ तुमने अपनी तुमने फिर क्या करा, सीमेंट के साथ साथ तुमने एक गैस निकलती हुई भी देखी, ठीक है, सीमेंट और गैस ये भी आ गया। तो मतलब तुम्हें कुछ ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा तभी याद होगा, और मैं तो ऐसे ही करके याद करता था, ठीक है। इसके बाद अब तुमने देख लिया 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। इसके बाद तुम्हें अब ये याद रखना है कौन सी, किसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है, किसका वेटेज सबसे कम है। देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, प्लास्टिक वगैरह का। प्लास्टिक वगैरह मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट की, जो पेट्रोल के रिफाइन करने से जो प्रोडक्ट बनते हैं प्लास्टिक वगैरह वही होते हैं ना, तो उसी का जो वेटेज है सबसे ज्यादा 28% है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा है। इतना सीक्वेंस वाइज याद करने की जरूरत नहीं, 3 याद करो बस, और लास्ट के 3 याद करो। फर्टिलाइजर का सबसे कम है, फिर सीमेंट, नेचुरल गैस। देखो सबसे ज्यादा किसका है, प्लास्टिक का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर उसके बाद किसका है, स्टील का है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम है फर्टिलाइजर का, उससे थोड़ा ज्यादा क्या है सीमेंट का, उससे थोड़ा ज्यादा नेचुरल गैस का, ठीक है। बस इतना ही याद करना है। बेस ईयर कितना है हमारा, बेस ईयर हमारा 2011-12। किस लिए यूज होता है, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग के लिए हमारा ये यूज होता है, ठीक है। इतना बस तुम्हें ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2015 में सीएससी में आया था। अब तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा पॉज करके तुम आंसर दो इसका, ठीक है, फिर देखना। अब 2015 में इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री था, ठीक है। अब यहां पे बताया कि हाईएस्ट वेटेज किसका है, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज हमने देखा था प्लास्टिक का, मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट का। ऑप्शन में देखो है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। अरे फिर हम क्या करें, अब इससे नेक्स्ट पे जाओ कि नेक्स्ट किसका वेटेज था। देखो रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद किसका था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, और उसके बाद था स्टील का। तो बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजर तो सबसे कम था, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, हमारा बी आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ तुम्हें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक, किसने निकाली है ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ ने निकाली है। टीबी से रिलेटेड हम पहले भी एक आर्टिकल देख चुके थे, इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था बेसिकली। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम इंडिया का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपडेट बेसिकली क्या है, आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने टारगेट ले रखा है कि 2025 तक हम टीबी को यहां से खत्म कर देंगे। और ग्लोबल टारगेट कब कब का है, ग्लोबल टारगेट है 2030 का। तो मतलब 5 साल पहले, वर्ल्ड से 5 साल पहले हम खत्म कर देंगे, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हमने टारगेट ले रखा है, यही यहाँ पे बता रखा है। तो अब इसका थोड़ा सा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि टारगेट हमने भले ही ले रखा है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 18% जो है जो टीबी केसेस है उसको डिक्लाइन करा है। टारगेट हमारा है 50% 2025 तक, मतलब अब 1 साल रह रहा है। तुमने पांच पांच हो गए 10, 5 3 8 सालों में 18% करा है, और 1 साल में तुम बाकी कर दोगे, देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमने बेसिकली टारगेट ले रखा है। तो इतने ज्यादा टारगेट नहीं, रियलिस्टिक टारगेट बेसिकली लेना चाहिए। फिर हमने डेथ डिक्रीज का टारगेट लिया था 75% का, 25% तक पहुंचे हैं। तो मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो सही नहीं चल रही है, हमारी जो टीबी वाली जो गाड़ी है, इंडिया की जो गाड़ी है वो सही नहीं चल रही है, कि हमारे जो टारगेट्स थे उसको अचीव करना थोड़ा सा इंपॉसिबल काइंड ऑफ लग रहा है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी। ग्लोबल बर्डन देखते हैं। इंडिया के अंदर 26% जो टोटल केसेस हैं टीबी के, इंडिया के अंदर 26% है, और 27% क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस। ये क्या चीज होता है, बेसिकली देखो क्या होता है, हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करके कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि जैसे ऑल आउट का एग्जांपल लो, कि ऑल आउट के ऊपर तुम मच्छर घूमते हुए देखते होगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मच्छर है, ऑल आउट लगाने से कुछ मच्छर बच गए और कुछ मच्छर बच गए, मर गए, ठीक है। तो जो मच्छर बच गए थे ये सारे मर गए, ये जो मच्छर बच गए थे इन्होंने क्या करा, दोबारा अपनी जनरेशन को बनाया। अब ये क्या है, ये इनको ऑल आउट का फर्क नहीं पड़ता, ये ऑल आउट रेजिस्टेंट है, ठीक है। सेम ऐसे क्या होता है ड्रग डिजीज में, कि अगर तुम दवाई लेनी चालू करते हो, तुम्हें टीबी है, टीबी के बाद तुम दवाई लेते हो और तुमने अब तुम बैक्टीरिया को मार रहे हो, ठीक है। अब तुमने बीच में दवाई लेनी बंद कर दी, कुछ बैक्टीरिया बच गए, और ये अब ये क्या हो गए, इस दवाई से रेजिस्टेंट हो गए। इसी को क्या कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस। समझ आया। तो 27% इंडिया के अंदर है, ये यहाँ पे बताया गया है। डिस्पाइट चैलेंजेस, इंडिया कितना भी चैलेंजेस हो इंडिया के पास, इंडिया अभी भी 85 अभी भी 85% जिनको डायग्नोस कर लिया उनका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि 85% लोगों का ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं। तो इंडिया इसीलिए अमंग द टॉप कंट्रीज आता है जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
अब इसके जो की इनिशिएटिव है इसको थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया किस डायरेक्शन में जाना है ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा की इंपॉर्टेंट होता है कि इनिशिएटिव क्या होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हमारा टीबी से रिलेटेड इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हैं, निक्षय प्रोग्राम है, RNTCP है, हमारा ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, BCG का हम वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी जो इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड है, हमारे टीबी से रिलेटेड है। और भी हैं लेकिन उसमें डायरेक्टली टीबी का नाम आता है, जहाँ पे टीबी का नाम आता है तो वैसे ही तुम टिक कर दोगे, ठीक है। तो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम चीज करो, वीडियो को पॉज करो और इसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है वो स्पेशली डिजाइन है टीबी को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए टीबी को। तो देखो अब सबसे पहला देखो, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा, तो पहला तो सब में ही दे रखा है, ठीक है। अब देखो नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत। अगर तुमने कल का जो एडिटोरियल डिस्कशन है, जो हमारा ये डेली डिस्पैच का डिस्कशन है, अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये जो दोनों स्कीम थी इसका मोटिव क्या था, 5 लाख रुपए तक प्रोवाइड कराना पर फैमिली को सेकेंडरी और टर्चरी ट्रीटमेंट के लिए। इसमें अभी अमेंडमेंट, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 70 साल और उससे ज्यादा के लोगों को भी इंक्लूड कर लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ EWS, ठीक है। तो इसका मोटिव तो टीबी नहीं है, तो दूसरा तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया, यहां तीसरा है यहां तीसरा है, ये तो ये गलत हो गया, यहां दूसरा तीसरा गलत हो गया, तो ये सारे ही गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी तीसरा, यहाँ पे भी तीसरा, यहाँ पे दूसरा, तो ये आंसर हो गया। अगला क्या है, नेशनल वेक्टर, वेक्टर मतलब मच्छरों से थोड़ा टीबी होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। मतलब हमारा ओनली ए हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो डिस्कशन है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट और शेयर करना ना भूले, थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है देख के कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन, टेक केयर। और हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली।